आप इसलिए वोट करते हैं कि मुसलमानों को आज़ादी नहीं होनी चाहिए इस देश में, वो सेकंड क्लास सिटीजन होने चाहिए, तो आप इसलिए भी वोट कर रहे होते हैं कि जो ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं, जब आप ये सरकार से पूछते हैं तो आपने ऐसी नफरत की सरकार को वोट किया है कि जो प्रधान यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उनको मालूम नहीं होता है कि AQI क्या होता है, उन्हें मालूम नहीं होता है कि प्रदूषण को चेक करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। आप कीजिए नफरत के लिए वोट, लेकिन बदले में आपको ऐसी सरकार मिलेगी जो इस देश में होने वाली आज के समय पे जो हमें हर जगह पे पानी की किल्लत महसूस हो रही है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, 2-2 3-3 घंटे के लिए दिन में सिर्फ पानी आ रहा है, वो भी रात के कुछ घंटों में आ जा रहा है ताकि पता भी नहीं चल रहा है लोगों को। जब लोग उसके लिए सड़कों पे उतर रहे हैं तो हमारे दिल्ली की जो मंत्री हैं, क्या नाम है, हाँ, रेखा रेखा गुप्ता है, वो कहती हैं कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो पानी इवेपोरेट हो रहा है वो बीच में से इवेपोरेट हो जा रहा है इसलिए शॉर्टेज हो रही है। इस तरीके के अनसाइंटिफिक और इरैशनल लोग, जब आप नफरत के लिए वोट करते हैं तो आप इन इरैशनल अनसाइंटिफिक लोगों को वोट कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को वोट कर रहे हैं। जब आप वोट करते हैं नफरत के लिए तो SIR में आपका भी नाम कटता है, आप भी इस देश की सूची से छटे जाते हैं। जब आप इसलिए वोट करते हैं कि मुसलमानों को आज़ादी नहीं होनी चाहिए इस देश में, वो सेकंड क्लास सिटीजन होने चाहिए, तो आप इसलिए भी वोट कर रहे होते हैं कि जो ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं जिस पे कायदे से अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, उन ज़मीनों को कौड़ियों के भाव में अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, जहाँ पे उनके पावर प्लांट लग रहे हैं, और उन पावर प्लांट से जो पानी पोल्यूशन रिलीज हो रहा है, आपकी नदियों में रिलीज हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है। और जब आप बीमार पड़ेंगे, आपके घर में बुजुर्ग बीमार पड़ेंगे, आपके घर में आप बीमार पड़ेंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे, तो जब वो अस्पताल जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए, तो अस्पतालों में भी वही डॉक्टर मौजूद होंगे जो इस नफरत की सरकार ने अपने करप्शन से भेजे हैं। या आप ऐसे अस्पताल, सरकारी अस्पतालों को आपको इनकरेज करना चाहिए, लेकिन आज के समय में इवन हेल्थ को पुश किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। तो कहाँ जाएंगे? आपके जेब में है पैसा लाखों रुपए दे करके अपने परिवार का इलाज कराने के लिए? एक बार आपके खांसी जुकाम बुखार हो जाए, है आपके पास 50,000 1 लाख रुपया? क्योंकि अभी जिस सरकार को आप नफरत के नाम पे वोट कर रहे हैं, वो सरकार तो आपसे ये तमाम चीजें छीन रही है। वो सरकार के पास तो ये कुव्वत ही नहीं है कि इन चीजों पे एक्सपर्ट्स हों उसके पास, इन चीजों को फुलफिल करने के लिए एक रोबस्ट पब्लिक सिस्टम हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम हो, एक रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए इस सरकार के पास फैसिलिटीज ही नहीं है, और ना ये सरकार करना चाहती है। ये समझना, और वो क्यों है? क्योंकि एक बहुत फंडामेंटल समझदारी, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार, हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक है, सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक है, कोई भी सरकार जो खुद को ये सब कहती है, किसी भी देश की सरकार, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स इनटू अ सोशलिस्ट सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी द पीपल, हम भारत के लोग खुद को ये बनाते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं। आप जब खुद को ये डिक्लेयर करते हैं तो जो आपकी सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि वो जब सत्ता में आए तो आपके लिए काम करे। आज जो सरकार सत्ता में है वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन होना था तो प्राइम मिनिस्टर सेंगोल लेकर के जाते हैं। वो सेंगोल मात्र एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सेंगोल प्रतीक है कि आज की सरकार खुद को राजा की तरह देखती है। वो सेंगोल प्रतीक है इस चीज का कि जो लोग ताकत में बैठे हैं वो खुद को जनता के प्रति अकाउंटेबल महसूस नहीं करते हैं, वो खुद को जनता के राजा की तरह देखते हैं। जनता के ऊपर अपना आधिपत्य, जनता को प्रजा की तरह हाँकना, वो अपना अधिकार समझते हैं। ये है आज की सरकार। इसलिए किसी भी तरह से अब जब देश के हर कोने में आग लगी हुई है तो उसके बारे में बोलना, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और जब ये रूल बन गया है कि जो लोग बात करेंगे उन पे अटैक्स होंगे, तो इस रूल के साथ ही काम करेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन होता कि इसके बिना काम कर सकते तो कर लेते। लोग ये कहते हैं ना कि अरे आप पे इतना अटैक है, आपको तो ट्रोल करेंगे लोग सोशल मीडिया पे, तिहाड़ भेज देंगे, आपको नौकरी कौन देगा, ये सब क्यों करते हो, चुप बैठे रहो। जब आप ये कहते हैं तो आप एक सांस में जब ये कह रहे हैं कि चुप बैठे रहो, उसी सांस में आप ये भी कह रहे हैं, ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक ऐसा देश है जहां पे डिफरिंग ओपिनियंस के लिए जगह नहीं है। और अगर ये ऐसा देश बन चुका है जहां पे डिफरिंग ओपिनियंस के लिए जगह नहीं है, तो इस देश में तो बोलना और भी जरूरी है। जिस देश में लड़ना मुश्किल है उस देश में लड़ना लाजिम है।
तो इसलिए भी बोलना ज़रूरी है ताकि ये जो आज देश की परिस्थिति है इससे हम बेहतर होकर के उभर पाएँ, देश बेहतरी की तरफ उभर पाए, ना कि एक अथॉरिटेरियनिज्म जिसको आज आज डिनाई करती है सरकार, वो फांसीवाद जिसको आज सरकार डिनाई करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोकतंत्र है, वो धीरे धीरे उसका भी नकाब हट रहा है। जो चुनाव के प्रोसेस में जिसका डंका बजाती थी सरकार कि हम तो चुनाव में जीतते हैं, सब हमारा सपोर्ट है, आज उसी इलेक्शन प्रोसेस को इतना खोखला कर दिया है। चाहे वो ईसीआई को अपना एक मोहरा बनाना हो, सीबीआई को अपना मोहरा बनाना हो, या एसआईआर के माध्यम से पहले जनता चुनती थी कि कौन उनके प्रतिनिधि होंगे, आज राजा बनकर के प्रतिनिधि चुन रहे हैं कि ये जनता हमें पसंद आ रही है तो ये जनता अब हमें वोट करेगी। ये हो रहा है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि किसी देश के क्या बाउंड्रीज हैं, क्या वो क्षेत्र तय हुए हैं जिसके आधार पे वोटिंग होगी, तो आप वो बाउंड्रीज बदल दीजिए, आप देश के नक्शे को बदल दीजिए, परिभाषाओं को बदल दीजिए, सेक्शंस को बदल दीजिए, ताकि वो डिवीजन करते हुए आप खुद सत्ता में मौजूद रहें। तो आपने लोकतंत्र मतलब एक ट्रांसफर ऑफ पावर जब हुआ स्लेव ओनिंग सोसाइटी से लोक राजशाही की तरफ, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी है ना जब तक उस डेमोक्रेसी में इस चीज को का एक्सेप्टेंस है कि हर एक इंसान का समान अधिकार है अपने प्रतिनिधि चुनने का। तो जब ये आइडिया, ये फंडामेंटल फिलोसॉफिकल आइडिया को आप डाइल्यूट कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, तो वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा। आप इतनी अच्छी वक्ता है, अच्छा बोल लेती हैं, लेकिन आप अपना फ्यूचर कहाँ तलाशती हैं जब ऐसे समय में लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट तो पूरे देश से गायब हो रहा है और कॉकरोच जैसे प्लेटफॉर्म को लोग जो है इतना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तमाम समस्याओं को देखते हुए तमाम पार्टियों का जो है पार्टियां टूट रही हैं, तो ऐसे समय में आपका फ्यूचर कहाँ है? मेरा फ्यूचर तो वही होगा जहाँ पे, देखिए, मैं एक्टिविज्म या मान लीजिए पॉलिटिक्स को शायद क्योंकि मैं जिस धड़े से आती हूँ, हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं कि अच्छा चुनाव लड़ना है तो किस हिसाब से वैसे प्लानिंग किया जाए, सेटिंग कर लें, उस हिसाब से उन्हीं मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को उठाने से आगे मैं जब चुनाव लड़ूंगी तो उस चुनाव में मुझे फ़ायदा हो। अच्छा, मुझे किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है तो वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ का जो माफिया है, उसके खिलाफ मैं ज़्यादा ना बोलूँ। मैं तो जिस विचारधारा से आती हूँ वहाँ पे हम ये सब नहीं मानते हैं। हम ये भी नहीं मानते हैं कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वही लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हैं। हम तो ये भी नहीं मानते। हम मानते हैं कि पॉलिटिक्स में पावर बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं है। पॉलिटिक्स तो जो सड़कों पे आंदोलन होते हैं वो भी है, और हम हमेशा से मानते हैं कि जो सड़कों के आंदोलन हैं वो हमेशा से ज़्यादा मजबूत रहे हैं। ये सही बात है कि सरकार में रिप्रेजेंट, मान लीजिए पार्लियामेंट तक पहुंचना, लोगों के प्रतिनिधि बन के चुन के आना, जो नीतियां होती हैं उसमें एक से रखना, पार्लियामेंट के माध्यम से भी वो आवाज़ें उठाना, वो मुद्दे उठाना जो पार्लियामेंट तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि पार्लियामेंट में जो सेक्शन पहुंचा उसने हमेशा समाज के एक रूलिंग क्लास की आवाज़ उठाई, लेकिन जो हमेशा से दबे रहे, जो हमेशा से इस देश का मजदूर वर्ग रहा, हमेशा दबे कुचले रहे, उनकी आवाज़ कभी उठाई नहीं गई। तो ये तो हम बिल्कुल मानते हैं कि पार्लियामेंट में पहुंच करके वो भी एक काम है, इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में भी एमपीज हैं। लेकिन पॉलिटिक्स को ऐसे हम नहीं रिड्यूस करते हैं, ये तो एक इनजस्टिस होगा। और ये कह देना कि लेफ्ट खत्म हो गया है, अभी जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ उनके एक हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है डेक्कन हेरल्ड में कि आप ऑबिचुरी लिख रहे हैं लेफ्ट की, इतनी जल्दी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेफ्ट अभी भी जिंदा है। तो जिस कॉकरोच जनता पार्टी की आप प्रदर्शन की बात किए कि लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्ट कहाँ है, उसी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में तो आप आयशा की भी बात सुनते हैं। उसी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आपने मुझे देखा और आप मुझसे बात करने आ रहे हैं। तो मैं तो लेफ्ट हूँ, मेरे अंदर विचारधारा लेफ्ट की ही है। तमाम लोग जो उस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, जो मोबिलाइज हो रहे थे, वो सिर्फ उस प्रोटेस्ट के आह्वान पे थोड़ी पहुंचे थे। लंबे समय से जो साल दर साल पेपर लीक हो रहा है, उस पेपर लीक में एनटीए के सच को उजागर करना, केंद्रीयकरण जो शिक्षा का हो रहा है, जो यूजी के एडमिशन्स डिसेंट्रलाइज रूप से होते थे उनको केंद्रीयकरण करके सीयूटी यूजी बना देना, या नीट के एग्जाम को उस तरीके से इमेजिन करना, जेई के एग्जाम को उस तरीके से इमेजिन करना, सबको एक अनअकाउंटेबल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड बॉडी एनटीए को दे देना, जो एडहॉक बेसिस पे अलग अलग संस्थाओं को एक जोड़ करके एक बोलती है कि अब तुम एग्जाम कराओ। तो इस तरीके के सिस्टम का सच सामने रखना
ये तमाम नैरेटिव्स तो आपको लेफ्ट से ही गए हैं, ये और कहाँ मिलते हैं आपको नैरेटिव्स। और ये नैरेटिव्स मौजूद हैं समाज में, इसलिए भी लोग मोबिलाइज होते हैं। और उस मोबिलाइजेशन में भी जो सबसे क्लियर आवाज, जो सबसे कॉन्क्रीट नैरेटिव आपको धर्मेंद्र प्रधान और इस शिक्षा व्यवस्था के डिसकंटेंट को रिजॉल्व करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए मिलेगी, वो आपको हमसे ही मिलेगी, वो आपको लेफ्ट से ही मिलेगी। और कहीं आप वो आवाज़ ढूंढने जाएंगे ये सोच करके, और मैं तो ये बिल्कुल मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि वो 22 मिलियन लोग जो इस कॉल से जुड़े, कॉकरोच जनता पार्टी के कॉल से जुड़े, वो यही तो सोच के जुड़े कि ये शायद वो लोग हैं जो अब इस शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त हो गए हैं और इस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, हमारे लिए हर तरीके का प्रदर्शन करेंगे, हर तरह से सत्ता से जवाब मांगेंगे, लोहा लेंगे। यही ढूंढते हुए तो पहुंचे थे वो, और जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्हें मिले हम। भले ही आपको लग रहा है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक नैरेटिव पॉपुलर लगता है, अच्छा लगता है बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने पॉपुलर इमेजिनेशन एट द राइट टाइम, वो नहीं होता कि यू आर देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो अभिजीत दीप के खुद कहते हैं कि मैंने तो जोक की तरह इमेजिन किया, इतना ज्यादा सपोर्ट मिल गया। क्यों मिल गया? इसलिए ना मिला क्योंकि इतने लंबे समय से इस सवाल को जिंदा रखे हुए थे हम लोग सड़कों पे, इसलिए आपको सपोर्ट मिला। और इसलिए हम भी आए उस कॉल में, क्योंकि जो ये कॉल था, जो ये सपोर्ट था आपको, वो गुस्सा बहुत जायज गुस्सा था जो सड़कों पे उतरा था, और उस गुस्से को हम बरकरार, हम जिंदा रखे हैं। उस गुस्से को चैनलाइज करने का, एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रखने का कुव्वत हम रखते हैं। हम जानते हैं इस देश की सड़कों को, हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ क्या होती है, हम जानते हैं यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के जब डंडे पड़ते हैं तो कैसे महसूस होते हैं, हम जानते हैं कि सरकार तिहाड़ भेजती है तो आपके फ्यूचर पे क्या क्या सवाल उठते हैं, उसके बावजूद बोलते हैं। ये इस चीज का प्रूफ है कि जहां पे आपको अंतिम हद तक लड़ना होगा अपने हक और अधिकार के लिए, तो जो अंतिम हद तक जो लोग लड़ेंगे वो लेफ्ट हो। कॉकरोच जनता पार्टी का जो 6 जून का प्रोटेस्ट था, उसमें ये जो बताया गया, एक एंगल दिखाया गया कि इसमें तो लेफ्ट के लोग ही हैं, लेफ्ट का ही ये पूरा जो है आंदोलन है। और साथ में इसका कुछ लोग आए थे, रिद्धिमा शर्मा या कुछ ऐसे वायरल टाइप से कुछ वीडियोज हुई, जिसमें दिखाया गया कि ये तो उमर खालिद के संगठन, उमर खालिद के समर्थक हैं, देश के टुकड़े वाले गैंग हैं। इस तरीके की जो छवि जो पहले से बनाने की कोशिश हुई है, उसी को ज्यादातर कुछ लोग एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा कह रहे थे कि हम तो एक्सपोज कर रहे हैं इस आंदोलन को। तो उनके बारे में क्या कहिएगा? हालांकि कुछ लोग जो एक तरीके से मोदी समर्थक जो मीडिया के थे, उनको भी एक्सपोज किया गया, हर्ष नाम के किसी लड़के ने किया है। वो वीडियो भी आप लोग काफी देख रहे होंगे कि किस तरीके से उनको एक्सपोज किया जा रहा है कि हर संगठन में, हर प्रोटेस्ट में आकर के और इसी तरीके से प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश होती है। तो फिर उनसे आप कैसे लड़ रहे हैं, इन लोगों से कैसे लड़ रहे हैं? पहली बात तो जो लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट का ही पूरा वो मोबिलाइजेशन था, ऐसा का ही मोबिलाइजेशन था, वहां पे 4 से 5 हजार लोग अपने पीक कैपेसिटी जब था प्रोटेस्ट का मौजूद थे। आप भी लोग रहे होंगे वहां पे, आपने देखा ही होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने 4-5 हजार लोगों को मोबिलाइज किया है, तो बहुत अच्छी बात है, हाँ किया है हमने मोबिलाइज। और अगर ऐसा है कि हम 4-5 हजार स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं अपने कॉल के लिए, तो हम तो एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन है, आपको हमसे डरना चाहिए। और चाहे लेफ्ट ने मोबिलाइज किया हो, चाहे किसी और ने मोबिलाइज किया हो, जो कि अपनी पूरी जिंदगी में एक बबल में एग्जिस्ट किया है जहां पे उसका किसी राजनीति से कोई नाता नहीं रहा है, अगर आप वैसे भी सोचना चाहें कि प्योर प्रोटेस्ट आप समझना चाहें, तो किसी ने भी मोबिलाइज किया हो, लोग मोबिलाइज इसलिए हुए थे क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, पहले वो ये बताएं। क्योंकि जो भी लोग मोबिलाइज हुए थे सब स्टूडेंट्स थे, सब इस देश के नागरिक थे, सब वो लोग थे जो आपकी शिक्षा प्रणाली, धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा प्रणाली से ग्रस्त थे, त्रस्त थे, परेशान थे, और उन सब ने आपका इस्तीफा मांगा। तो किसी ने भी मोबिलाइज किया हो, आपका इस्तीफे का वॉइस सबसे ज्यादा जस्टिफाइड वॉइस हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि उमर खालिद के सपोर्टर्स, ये बात बोली गई। उमर खालिद, जब हम नीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्यों जरूरी समझते हैं उमर खालिद के बारे में बीच में बात करना? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें उन्होंने कहीं पे बोला कि हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें और ये जो घोटाले हैं ये एक्सपोज हो, और हम ये भी चाहते हैं कि उमर खालिद रिलीज हो। ऐसा उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला। उमर खालिद को इन सब डिस्कोर्स में आप लेकर आए हैं, गोदी मीडिया लेकर आई है, बीजेपी का आईटी सेल लेकर के आई है। क्यों लेकर आई है? इसलिए लेकर के आई है क्योंकि नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक
इन तमाम चीजों में जो लोग परेशान थे वो लोग भी थे जो यही गोदी मीडिया को देख करके उसको सच मानते हैं, आईटी सेल को मानते हैं सच, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सच मानते हैं। तो आप चाहते थे कि ये सब लोग आपके खिलाफ यूनाइट ना हो जाएं, इसीलिए उमर खालिद को जब आप लेकर के आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नफरत आप हमेशा से भड़काते हैं, जिस नफरत के आधार पे आप सब लोगों को यूनाइट करते हैं, वो नफरत लेफ्ट के प्रति, जेएनयू के प्रति, मुसलमानों के प्रति, उस नफरत को आप उजागर कर सके ताकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग डाइल्यूट हो सके। तो ये आपका एजेंडा है, हम अच्छे से समझते हैं।